लीलावती देवी महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर बाल्यावस्था और उसका विकास, जिसमें हम लोगों का टॉपिक है व्यक्तित्व। आज हम लोग पढ़ना है व्यक्तित्व का मापन, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आप सभी जानते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके गुणों का संगठन है। ये गुण कितने संगठित हैं अथवा विसंगठित हैं, इसका पता व्यक्तित्व के मापन के द्वारा ही लगाया जा सकता है। किंतु व्यक्तित्व का मापन आसान नहीं होता, यह कठिन कार्य है। लेकिन कुछ विधियों के माध्यम से, कुछ विश्वसनीय विधियों के माध्यम से हम व्यक्तित्व के मापन का प्रयास करते हैं। जो व्यक्तित्व की विश्वसनीय विधियां हैं वह निम्नलिखित हैं। हम देखेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है अप्रक्षेपित विधियां, दूसरा है प्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियों में बात करें तो पहली विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इस विधि में कुछ प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं और उन प्रश्नों को डाक के माध्यम से या खुद पहुंचाकर किसी एक निश्चित जनसंख्या क्षेत्र में पहुंचाकर या किसी विशेष योग्यता के लोगों के पास पहुंचाकर उनसे उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और फिर उस व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास किया जाता है। प्रश्नावली विधि में चार तरह की प्रश्नावली होती है। बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में केवल उत्तर हाँ या नहीं में लिखना होता है। जब व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा होता है तो उस समय इसमें जिसका व्यक्तित्व मापन हो रहा होता है उस व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं दी जाती कि वो उसको उत्तर को व्यक्त कर सके। उसको केवल उत्तर हाँ और नहीं में व्यक्त करना पड़ता है। दूसरा है खुली प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में व्यक्तित्व मापन के समय जो क्लाइंट होता है उसको उत्तर लिख कर व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। दूसरा है सचित्र प्रश्नावली। सचित्र प्रश्नावली में कुछ विभिन्न प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें से आपको किसी एक चित्र को चुनना होता है प्रश्न के आधार पर। इसके बाद है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में बंद, खुली, सचित्र विभिन्न प्रकार को शामिल किया जाता है और व्यक्ति से उसके जवाब दिए जाते हैं। तो प्रश्नावली विधि वह विधि है जिसके माध्यम से प्रश्नों की सूची सेवार्थी को प्रस्तुत की जाती है, जिसका व्यक्तित्व मापन हो रहा होता है और वह उसका जवाब देता है। दूसरा है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि को मौखिक विधि के नाम से भी जानते हैं। जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति के पड़ोसी, शिक्षक, परिवार के सदस्य, उनके मित्रगण और जहां वह कार्य करता है या जहां पर रहता है, जो उससे आसपास के जो लोग होते हैं, उनके अभिभावक आदि से उसके व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है और उनके जो विचार आते हैं उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास किया जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसके बाद है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि आप जानते हैं, एक या एक से अधिक लोगों के मध्य जब कोई विचार विमर्श होता है या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे साक्षात्कार विधि कहते हैं। इस विधि को दो प्रकार से संगठित किया गया है या दो प्रकार से इसको प्रयोग में लाया जाता है। पहला संगठित साक्षात्कार, दूसरा है असंगठित साक्षात्कार। संगठित साक्षात्कार में यह पूर्व नियोजित होता है, पहले से प्रश्न तैयार कर लिए गए होते हैं और उन्हें संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है असंगठित साक्षात्कार। इसमें कोई भी नियमावली पहले से बनी नहीं होती है, कोई भी प्रश्न पहले से तैयार नहीं होते हैं। जो निरीक्षण करता होता है, परीक्षण करता है, वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र होता है कि वह क्या पूछ सकता है। इस विधि के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता कुछ ऐसे प्रश्नों को चुनता है जिसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व को पता लगाया जा सके। इसके बाद है मानदंड मूल्यांकन विधि। मानदंड मूल्यांकन विधि को रेटिंग स्केल के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ प्रश्न दिए होते हैं और उन प्रश्नों से संबंधित काफी विकल्प होते हैं और उन विकल्पों को आपको चुनकर रेटिंग देनी होती है। जैसे आप उसमें सहमत हैं, असहमत हैं, अति सहमत हैं, तटस्थ हैं और असहमत हैं या अति सहमत हैं। विभिन्न प्रकार के आपको अपना रेटिंग देना होता है। इसके माध्यम से आपके व्यक्तित्व को पता लगाया जाता है। इसके बाद है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि
का प्रतिपादन जे.एल. मोरेनो ने 1934 में किया था। समान नीति विधि के द्वारा किसी एक समूह में किसी भी एक व्यक्ति का कितना ज्यादा प्रभाव है उसको ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है, और जो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, उसे सोशल स्टार के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार इसमें व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इसके बाद है निरीक्षण या अवलोकन विधि। निरीक्षण और अवलोकन विधि आप सभी जानते हैं। निरीक्षण और अवलोकन विधि के द्वारा जो व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व का अध्ययन किया जा रहा होता है, वह जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है, जहां पर भी रहता है, उसको उसी क्षेत्र में उसका अवलोकन किया जाता है और उसके व्यवहार का अवलोकन करके उसके व्यक्तित्व के बारे में विचार विमर्श किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद है व्यक्तित्व आविष्कारिका। व्यक्तित्व आविष्कारिका का सबसे पहले प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। इसमें व्यक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जिनके माध्यम से उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रयोग तैयार किए गए हैं, जैसे इसमें कैटल का व्यक्तित्व 16 व्यक्तित्व अनुसूची आज इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का मापन करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया है, स्वतंत्र सहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वतंत्र सहचर्य विधि में जो व्यक्ति होता है उसकी दमित इच्छाओं को जानने के लिए, उसकी कुंठित इच्छाओं को जानने के लिए उसको आराम से बिठा दिया जाता है, उससे प्रश्न किए जाते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि में जिसका व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा होता है, उस व्यक्ति से उसके स्वप्न को याद करने के लिए कहा जाता है और वो जिस प्रकार स्वप्न को याद करके बताता है, उसके स्वप्न के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का मापन करने का इसमें प्रयास करते हैं। इसके बाद है प्रक्षेपी विधियां। वह विधियां जिनको हम प्रक्षेपित करते हैं, प्रक्षेपी विधियां होती हैं। प्रक्षेपी विधियां काफी प्रमाणित होती हैं और उनके माध्यम से हम व्यक्तित्व का आसानी से मापन कर सकते हैं। जिसमें पहला है रोड्सा का स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसका प्रतिपादन हरमन रोसा ने 1921 में किया था। इसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 बिल्कुल ब्लैक होते हैं। इसके बाद 2 कार्ड रेड एंड ब्लैक होते हैं और 3 कार्ड रंगीन होते हैं। इन कार्डों में कुछ अस्पष्ट आकृतियां बनी होती हैं जिनको उसके सामने, व्यक्ति के सामने प्रक्षेपित किया जाता है और व्यक्ति उसके बारे में जो बताता है कि मुझे इसमें ये दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम शॉर्ट में TAT के नाम से जानते हैं। इसका प्रतिपादन मोर्गन एवं मुरे ने 1930 में किया था। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। 30 कार्ड जो होते हैं वह चित्र सहित होते हैं, जबकि 1 कार्ड बिल्कुल सादा होता है। इन 30 कार्डों में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग कार्ड होते हैं, जिसमें 10 कार्ड कॉमन होते हैं और 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 कार्ड पुरुषों के लिए। यदि किसी व्यक्ति का मापन करना होता है और पुरुष है तो उसके लिए 10 कार्ड पुरुष वाले और 10 कार्ड कॉमन का प्रयोग करके उसका मापन करने का प्रयास किया जाता है और इसके माध्यम से व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसे आप शॉर्ट में CAT कहते हैं। इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बायलक ने 1948 में किया था, जिसमें 10 कार्ड होते हैं। जिस प्रकार प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, उसी प्रकार बाल अंतर्बोध परीक्षण भी है। इसमें 10 कार्ड होते हैं और यह 3 से 13 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसके माध्यम से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसके बाद है शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण का प्रतिपादन 1904 में युंग महोदय ने किया था। इसमें विभिन्न प्रकार की जो है शब्द बालक के सामने, व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, रिकॉल, और उससे रिकॉल करने के लिए कहा जाता है। जब बालक उसे रिकॉल करता है, पहले उसे धीरे धीरे बोलते हैं उसके सामने कुछ शब्द, तो वह उसे रिपीट करता है। उसके बाद दोबारा उसे थोड़ा तेज तेज बोलते हैं। उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं और उनके माध्यम से फिर देखा जाता है कि बालक में किस तरह के बार बार शब्द रिपीट में आ रहे हैं और उसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास
किया जाता है। इसके बाद है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण भी परिच्छेदी विधि है, जिसको पाइन ने 1928 में प्रतिपादित किया था। इसमें कुछ सेंटेंस सूची में दिए होते हैं, कुछ वाक्य दिए होते हैं और वो अधूरे होते हैं। उनमें आपको अपने व्यक्ति को जिसके मापन हो रहा था उसको अपने आधार पर उसकी पूर्ति करनी होती है, और व्यक्ति उनकी पूर्ति के लिए जिन शब्दों का चयन करता है उस प्रकार से उन वाक्यों के आधार पर, उनकी पूर्ति के आधार पर व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास किया जाता है। तो ये थे व्यक्तित्व के मापन की विधियां। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।